माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं जी राजस्थान बोर्ड का जो हम चैप्टर नंबर 3 था उसके हमने 2 पद कर लिए थे। आज हम उसका नेक्स्ट जो अंतिम पद है उसे करेंगे, साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे 2 पॉइंट, जो जिसमें एक था सवैया और एक था कवित्व। तो सवैया में फर्स्ट जो पद था वो सवैया था, दूसरा जो हमने किया था वो क्या था, हमारा कवित्व था। और उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो है हम आज करेंगे। 2 पार्ट्स में हमने क्या समझा था, एक में तो हमने श्री कृष्ण के सुंदरता के बारे में पढ़ा था जिसको हमने बहुत ही वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझा था। नेक्स्ट वाले में हमने वसंत ऋतु जो है जिसको एक शिशु के रूप में है उसके लिए बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है किसके बारे में, चांदनी रात जो होती है, जो गर्मियों की रात होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये वाला लास्ट हमने यहाँ पर फिनिश किया था, जिसमें हमने ये कौन सा है, ये कवित्व था। इसके बाद जो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसको समझना शुरू करते हैं, जो कि हम आज पढ़ेंगे। ये तीसरा पद हम आज समझते हैं। क्या दे रखा है इसमें, फटिक सिलानी सौ सुधा मंदिर उददी ददी कोसो अधिकाय उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फरस बंद, तारासी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब देखो, आप जब भी व्याख्या करो ना, तो व्याख्या करते समय अगर आपको इस तरह से जैसे कॉमा के बाद पूर्ण विराम मिलता है, आप 2-2 लाइन की जो है वो व्याख्या कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक आपको कनेक्शन मिल जाएगा कि कौन सी चीज किससे कनेक्ट हो रही है। फिर ऐसे 2 लाइनों का व्याख्या कर लेना, इसी तरह से 2 का, फिर इसी तरह से 2 का। अगर आपको ऐसे कॉमा के साथ पूर्ण विराम मिलता है और अगर आपको हर बार पूर्ण विराम मिलता है, दैट मीन्स क्या है कि ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में आपको इसका अर्थ बताना है, दूसरा लाइन इसके शायद दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर हम कैसे इसको इन 2 के साथ ही करेंगे। क्या कहा है, फटिक सिलानी। फटिक मतलब क्या होता है, फटिक एक पारदर्शी पत्थर होता है, ठीक है, स्फटिक बोलते हैं जिसको, स्फटिक है ना, पारदर्शी पत्थर। सिलानी मीन्स क्या होता है, शिलाएं। सुधा मीन्स अमृत, मंदिर बताइए। उददी, उददी मीन्स होता है सागर। दधी मीन्स क्या होता है, दही। कोसो अधिकाय, अधिकाय मतलब अधिक। उमंगे मीन्स उमंग। अमंद मीन्स बहुत ज्यादा प्रश्न करने वाला, ठीक है। अब बाहर ते भीतर लो भीति न दिखेवे देव, इसको बाद में करेंगे, पहले 2 लाइनों को अच्छे समझते हैं। क्या कह रहे हैं, जो ग्रीष्म रात होती है, चांदनी रात जो होती है, गर्मियों की जो चांदनी रात होती है, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कवि कि जैसे पारदर्शी पत्थर होता है ना, जो स्फटिक पारदर्शी पत्थर होता है, उसकी शिलाएं जो हैं वैसी दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कोई अमृत मंदिर बना हुआ है। ग्रीष्म रात में जो है चंद्रमा जो है, चंद्रमा की जो चांदनी है वो कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सफेद पारदर्शी पत्थर है और उसकी शिलाएं जो हैं उनसे एक मंदिर सा लग रहा है जो कि अमृत मंदिर के समान है। उददी ददी कोसो अधिकाय उमगे अमंद, और उस चांदनी रात में उस चांद की जो चांदनी है वो कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दही का सागर हो और उसके अंदर क्या आ रही है, बहुत सारी उमंगे आ रही है। जब आप चांद देखते हो, चांदनी रात देखते हो, तो उस चांदनी रात की जो चांदनी है वो चारों तरफ आपको कैसे फैली हुई सी दिखती है। और जब वो फैली हुई सी दिखती है तो क्या लगता है, ऐसा लगता है ना कि चारों तरफ पूरा सफेद सफेद हो रहा है, मतलब कि चारों तरफ चांदनी रोशनी रोशनी हो रही है। तो उसके लिए इन्होंने क्या यूज किया है, दही सागर। जैसे दही जो है व्हाइट व्हाइट होता है, जिसको आप दही के साथ, इसको आगे आपको एक और सेंस में भी ये चीज मिलेगी जिसमें हम इसको क्षीर सागर के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस पद को 2 पार्ट में अलग अलग तरीके से बताया है। एक तो आपको इसमें चांदनी रात जो है, गर्मियों की ग्रीष्म चांदनी रात है, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, इसी पद के साथ राधा जी जो हैं उनके लिए भी इसको यूज किया गया है। तो 2 तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। पहले हम उसको ग्रीष्मकाल की तरह करेंगे, देन हम इसको राधा रानी के रूप में भी इसको समझेंगे।
तो जो चांदनी है वो कैसे लग रही है, जैसे दही का सागर के समान लग रही है और बहुत ही ज्यादा जैसे कि उसमें उमंग आ रखी है, जैसे सागर में लहरें आती हैं, लहर होती है तो क्या होता है, उफान आने लगता है, ऐसे ही उसकी चांद की जो चांदनी है वो भी चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा उमंग और आनंद को फैला रही है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे वे, बाहर से भीतर तक कोई भी क्या नहीं दिख रही है। भीति मीन्स क्या होता है, दीवार। ऐसा कौन बताते हैं, देव कहते हैं कि बाहर से भीतर तक की कोई दीवार नहीं है। अब देखो जब चांद की चांदनी आती है तो कोई दीवार नहीं लगती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई, अगर आप खड़े होके रोशनी देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा, चारों तरफ कोई दीवार ही नहीं दिखती है, सब तरफ से क्या लग रहा है, पूरा का पूरा क्या लग रहा है, पूरा का पूरा सफेद सफेद फैला हुआ है। तो बाहर से भीतर तक कोई भी क्या नहीं दिख रही है, दीवार नहीं दिखती है। दूध कोसो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, और फर्श पर, आंगन में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध का फेन, फेन मीन्स क्या होता है, झाग, पूरे आंगन में जो है ऐसा लग रहा है कि पूरे फर्श पर जो है पूरी तरह से क्या फैल चुका है, दूध का जैसे झाग होता है ना वैसे फैल चुका है, यानी कि चांद की जो चांदनी है वो चारों तरफ फैल चुकी है और उसमें क्या हो गया है, कोई दीवार नहीं है, तो आंगन में भी क्या हो रहा है, उसकी चांदनी फैली हुई है। तारासी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती, तारासी, तारासी मतलब तारे जो हैं, उस तारे, वो जो तारे हैं उस चांदनी रात में कैसे लग रहे हैं, जैसे कि तरुणी, तरुणी मीन्स क्या होता है, युवती, झिलमिल मीन्स होता है झिलमिल, होना मीन्स होती मतलब होते हैं। क्या अब क्या कहते हैं कि तारे जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, तारे जो है वो चमचमा रहे हैं, किसमें, झिलमिला रहे हैं, जैसे कि खड़े हैं, और कैसे लग रहे हैं, जैसे एक युवती जो होती है उसकी तरह खड़े हैं, ठाड़ी मतलब होता है खड़े, ठीक है। तो तारे जो हैं चांदनी रात में अगर आप देखोगे तो आसमान में क्या दिखते हैं, तारे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नई नई युवतियां जो हैं वो खड़ी हैं और वहां पर झिलमिला रही हैं, मतलब कि चमक रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। तारे ऐसे होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं ना, तो क्या होता है चांद की चांदनी में वो भी क्या कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, झिलमिला रहे होते हैं, ये चीज कही है। आगे नेक्स्ट क्या है, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मरकंद, और मलिका को मरकंद, मलिका क्या होता है, मलिका मीन्स एक सफेद फूल होता है, ठीक है। एक सफेद फूल के मरकंद के समान क्या हो रहे हैं, मोती की तरह वो, उसकी ज्योति जो है उनको मिल गई है। ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहे हैं, वो जो तारे हैं वो एक सफेद फूल की तरह लग रहे हैं और मोतियों की चमक जो है उनमें आ रही है। तो हम जब तारे देखते हो क्या लगता है, हमको मोती के समान लगते हैं, यही चीज यहां पर गई है। नेक्स्ट, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, और चांद जो है वो क्या लग रहा है, वो हमको ऐसे लग रहा है जैसे मान लो राधिका का प्रतिबिंब हो, यानी राधिका की छवि जो है वो हमको दिख रही है। कौन, चांद, जो चांदनी रात में जो चांद है वो कैसा दिख रहा है, राधिका का प्रतिबिंब दिख रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजाई लागे, और आरसी, आरसी मीन्स क्या होता है, दर्पण, ठीक है। आरसी देखते हैं ना अपन रेडी होते हैं तो क्या करते हैं, हम रेडी होते हैं तो हम आरसी देखते हैं और उसमें अपने आप को देखते हैं कि हाँ कैसे लग रहे हैं, किस तरह से लग रहे हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, आरसी से अंबर में आभासी उजाई लागे, और अंबर में क्या लग रहा है, जैसे आभा जो चमक है वो ऐसे लग रहा है जैसे हम क्या देख रहे हैं, उस चमक में हम अपने, जैसे हम अपना दर्पण, अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही हमको आरसी में वो दिख रहा है, क्या, अंबर जो है उसकी चमक दिख रही है। तो इस तरह से जो चांद की जो चमक है, जो उसकी चमक है वो ऐसी लग रही है जैसे हमको एक आईना होता है वैसी लग रही है, यानी जैसे हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, और उस चमक में हमको राधा रानी जो है, वो जो चांद है वो कैसा लग रहा है, राधा रानी जैसा लग रहा है, ठीक है। एक बार फिर से पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, लाइन टू लाइन समझा था, अब एक बार उसको पूरा समराइज करके समझ लो। क्या कह रहे हैं कि जो चांदनी रात है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि चांदनी जो है वो कैसी है, ऐसे लग रहा है जैसे पारदर्शी पत्थर होते हैं ना, उनके जैसे एक सुंदर सा मंदिर लग रही है। और उसकी जो चांदनी है वो कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि दही का सागर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा उमंग है, यानी वो जो चांद की जो चांदनी है, जो उसकी रोशनी फैल रही है उसमें बहुत ज्यादा उमंग लग रही है, चारों तरफ वो फैल रही है जैसे सागर होता है वैसे। बाहर से भीतर तक कोई दीवार नहीं दिखती है, मतलब सब कुछ हमको क्या दिखता है, कोई भी, हम आराम से चांद की जो चांदनी है वो हम उसे देख पा रहे हैं, यानी कोई भी हमको दीवार नहीं दिख रही है ऐसा।
दूध को सो फैन फैलियो, और उस चांद की जो चांदनी है वो ऐसी लग रही है जैसे मान लो आंगन में क्या फैला हुआ है, दूध की जैसे झाग होता है वैसे वो चांदनी जो है, चांद की चांदनी जो है वो फैली हुई है। तारसी तरुणी तामे ढाडी झिलमिल होती, और जो तारे हैं वो कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं झिलमिल होते हुए खड़े हुए हैं, चमक रहे हैं। और मोती की ज्योति मिलियो मलिका, और ऐसा लग रहा है उन तारों को कैसी ज्योति मिल गई है, जैसे मान लो एक सफेद फूल होता है ना जो एक पराग के साथ, मरकन यानी कि पराग से भरा हुआ होता है, ऐसा फूल जो है उसकी तरह वो मोतियों की तरह तारे क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, और अंबर में जो आभा आ रही है, अंबर से जो आभा आ रही है, जो चमक आ रही है किसकी, चांद की जो चांदनी आ रही है, वो हमको ऐसे लग रही है जैसे आरसी है, और उस आरसी में जो चांद है वो कैसा लग रहा है, वो हमको राधिका जैसा लग रहा है। सॉर्टेड। अब इसी चीज को किस तरह से बताया गया है, राधा रानी के लिए भी कहा गया है कि जैसे राधा रानी जो है, जो प्रेम मंदिर है, उस प्रेम मंदिर में राधा रानी जो है वो कैसी लग, मतलब प्रेम मंदिर की जो दीवारें, जो शिलाएं हैं वो बिल्कुल कैसी हैं, सफेद पारदर्शी हैं, और वहां पर कैसा लग रहा है, क्षीर सागर की जैसे बहुत ज्यादा उमंग हो रही है, और उस उमंग में कोई भी दीवार जो है कोई रखी हुई नहीं है, और उस मंदिर में जो है राधा रानी कैसी दिख रही हैं, एक प्रतिबिंब जो है उसके अंदर, जो मंदिर के अंदर जो राधा रानी की जो मूर्ति है, मतलब राधा रानी जो है प्रेम मंदिर में, प्रेम मंदिर का नाम आपने सुना होगा, तो प्रेम मंदिर में जो राधा रानी है, उस राधा रानी की चमक जो है ऐसी लग रही है जैसे मान लो वो बहुत सारी युवतियों के साथ बैठकर खिलखिला रही हैं, बातें कर रही हैं, और इस तरह से इसको राधा रानी के रूप में भी यूज किया गया है। आगे आप इसको और डिटेल में देखोगे जब आप व्याख्या में देखोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या। तो सबसे पहले देखो आपको यही चीज बता दी गई है कि इस पद को दो तरीके से किया गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हम इसको कैसे करेंगे अगर एग्जाम में ये आ जाता है, तो आप इसको प्रकृति वाला जो है ग्रीष्मकालीन में जो चांदनी रात है उससे आप इसको व्याख्या कर देना, क्योंकि वहां से ज्यादा रिलेट कर रहा है। ये कवि ने इसके दो अर्थ बताए हैं कि आप दोनों कर सकते हो वैसे तो, बट अगर आपको लगता है कि हम कौन सा वाला लें तो आप ग्रीष्मकालीन की जो चांदनी रात वाला है वो आप इसे एज अ कैसे कर सकते हैं, भावार्थ के रूप में ले सकते हैं। क्या कहा है, इस कवित्व में के माध्यम से कवि ने एक और तो ग्रीष्म रात्रि का अत्यंत मनोहर चित्रण किया है, और दूसरा राधा के अनुपम सौंदर्य जो है उसका चित्रण किया है। तो ग्रीष्म की रात्रि के पक्ष में क्या दे रखा है, देव कहते हैं कि स्फटिक की शिलाओं से इस अमृत मंदिर का निर्माण हुआ है। क्षीर सागर के समान उसमें आनंद की लहर उमड़ रही है। बाहर से लेकर भीतर तक कहीं भी दीवार मतलब दीवार नहीं दिखाई देती है, अर्थात समस्त जो आकाश मंडल है वो एक क्या लग रहा है, पारदर्शी पत्थर के समान लग रहा है। भाव क्या बताना चाहते हैं कि बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों के मिल जाने से जो आंगन यानी कि फर्श जो है वो दिखाई दे रहा है, वह दूध के फैन से, फैन मतलब कि झाग के सदृश, यानी सदृश मतलब जैसा फैला हुआ सा दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं। ग्रीष्म की रात्रि रूपी युवती उसमें खड़ी हुई तारों से युक्त झिलमिला रही है। मलिका का पराग मानो क्या कि मोतियों की चमक के समान उसमें आकर मिल गया है। आरसी यानी कि दर्पण के समान निर्मल आकाश में चांदनी की अपूर्व शोभा दिखाई दे रही है, और चांद जो है प्यारी राधिका का प्रतिबिंब सा दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरा, राधा के संदर्भ में कैसे बताया है, देव कहते हैं कि प्रेम मंदिर को स्फटिक पत्थर की शिलाओं से बनाया गया है, और उसमें क्षीर सागर के सदृश उज्ज्वलता उमड़ रही है। ठीक है, इसको उमड़ रही लिख देना, इसको लिख देना उमड़। ठीक है, उमड़ रही है। बाहर से भीतर तक उसमें कहीं भी क्या नहीं है, दीवार नहीं है, अर्थात इसमें चारों ओर क्या हो रहा है, आकाश फैल रहा है। अब अगर कोई दीवार नहीं होगी तो चारों तरफ क्या लगेगा, एक जैसा ही लगेगा ना, मतलब ऊपर नीचे अगर दीवार ही नहीं है तो क्या लगेगा, सब कुछ एक जैसा ही लगेगा। आंगन का फर्श जो है वो कैसा लग रहा है, दूध के समान उज्जवल दिख रहा है, और इस आंगन में खड़ी हुई राधिका रानी कैसी लग रही है, जैसे मान लो तारा मंडल के समान झिलमिला रही है, और मोतियों की ज्योति मलिका पराग कणों के समान प्रतीत हो रही है। दर्पण के समान स्वच्छ आभूषणों में राधा चंद्रमा के समान सुशोभित हो रही है। अब देखो वहां पर हमने क्या यूज किया था, वहां पर दर्पण जो है हमने उसकी चांदनी के लिए यूज किया था, और यहाँ पर जो दर्पण है वो उसके आभूषणों की तरह यूज हो रहा है।
और उसके मुख का प्रतिबिंब जो है वो कैसा लग रहा है, चंद्रमा के समान लग रहा है। यानी राधिका जी का जो मुख है वो कैसा लग रहा है, चंद्रमा के समान लगा है। और उससे पहले हमने जो उसे ग्रीष्मकालीन में यूज किया तो उसमें हम क्या कह रहे थे कि चांद जो है वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि राधिका जी का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो आप इस तरीके से दोनों तरीके से, बट आप अगर कंफ्यूज ना हो तो इसलिए आप सिर्फ ग्रीष्मकालीन वाला जो है उसी को ही ज्यादा तरीके से अच्छे से करना, क्योंकि वो आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये तो कवि ने दूसरी तरीके का भाव भी बताया है तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पाठ्यपुस्तक के प्रश्न शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो व्याख्या था वो कंप्लीट हो गया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपकी पाठ्यपुस्तक का, कवि ने श्री ब्रजदूलह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो भाई कवि ने जो श्री ब्रजदूलह है वो किसके लिए यूज किया था, ब्रजभूषण कौन, श्री कृष्ण के लिए यूज किया है। श्री कृष्ण का सजीला स्वरूप उन्होंने बताया था जो सारे विश्व को उसी प्रकार प्रकाशित और आनंदित करता है जैसे मंदिर में जलता हुआ दीपक सारे संसार को अपनी उज्जवल आभा से प्रकाशमान करता है। भाई उसको दीपक इसलिए बोला था, जैसे एक दीपक होता है मंदिर में, अब आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, जैसे मंदिर में दीपक जो होता है वो जब जलता है तो प्रकाश करता है, ऐसे ही श्री कृष्ण जो है वो क्या है, हमारे संसार के एक दीपक के समान है जो हमारे पूरे संसार का क्या कर रहे हैं, ध्यान रखते हैं, हम सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। तो उसी के लिए उनको एक दीपक के रूप में बताया है और श्रद्धालुओं के हृदय को आनंदित करता है। इसीलिए कवि ने श्री कृष्ण को क्या बोला है, संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुप्रास क्या होता है और रूपक क्या होता है। तो अनुप्रास क्या होता है, जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, सेम वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे क क क या फिर च ऐसे वर्ण की आवृत्ति हो, शब्द की नहीं, वर्ण की आवृत्ति होती है, उसे तो हम अनुप्रास कहते हैं। रूपक क्या होता है, रूपक होता है जब हम उपमान का उपमेय के साथ भेद खत्म कर देते हैं, उसके लिए हम रूपक यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं मुख चंद, ठीक है, कमल नयन बोलते हैं ना, उसके लिए। तो यहाँ पे देखो अनुप्रास क्या है, कटी किंकिनी, तो यहाँ पे क है, यहाँ क है, यहाँ क है, यहाँ क है। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे देखा है कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई, तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा वाला देखो यहाँ पे सांवरे अंग लसे पट पीत, तो प। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ण की आवृत्ति, एक तो ह की हो रही है, तो इससे भी आप ये यहाँ पे स की तो नहीं हो रही है, प की हो रही है, तो आप यहाँ पे प लिख देना। ठीक है, प की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है इसलिए अनुप्रास है। नेक्स्ट आता है रूपक। रूपक में क्या है, मुख रूपी चंद्रमा बता रहे हैं ना भाई, रूप कैसा है, मुख रूपी, तो मुख चंद हो गया, या कमल नयन होता है, जैसे जग मंदिर, मंदिर भाई कैसा, जगत रूपी मंदिर, जगत रूपी मंदिर, जग रूपी मंदिर लिखना है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ हो जाएगा जग रूपी मंदिर। ठीक है, जग रूपी मंदिर। तो ये आपको अलंकारों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य मतलब इसमें क्या बताया है, क्या क्या चीज यूज हुई है। ठीक है, वो सारी चीजें काव्य सौंदर्य होता है। काव्य सौंदर्य में आप उसकी भाषा बता सकते हो, आप उसकी शैली बता सकते हो, आप उसका रस बता सकते हो, छंद कौन सा यूज हुआ है वो बता सकते हो, अलंकार कौन से यूज हुए हैं, वो सारी चीजें आप एक काव्य सौंदर्य में सारी चीजें एक्सप्लेन करते हो। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसमें ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है। तो पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। बहुत अच्छे से हमने इसका ट्रांसलेशन किया था, अब व्याख्या की थी। अब आगे देखो काव्य सौंदर्य क्या है। कवि ने इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के वस्त्राभूषण से सुसज्जित मनोहारी स्वरूप का शब्द चित्र जो है वो प्रस्तुत किया है। कवि ने नुपुर और किंकिनी की मधुर ध्वनि द्वारा रचना में नाद सौंदर्य की सृष्टि की है। नाद सौंदर्य क्या होता है, ऐसी चीजें जिनसे साउंड वाला जो कुछ आता है उसे हम नाद सौंदर्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई कवि ने क्या है, नुपुर, नुपुर मतलब कि
पायल जो है उसके लिए, किंकिनी क्या होता है, कमर पर बांधने वाला जो कमरबंद होता है उसे कहते हैं। तो उसकी धुन से क्या यूज किया है, नाद सौंदर्य। जब आपको किसी शब्दों से साउंड वाली चीज का कुछ रिलेशन मिलता है तो उसे हम नाद सौंदर्य कहते हैं, ठीक है। तो नाद सौंदर्य किया है पहली चीज। दूसरा क्या है, ये श्रृंगार रस। यहाँ पे ऐसे श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस जब हम किसी की ब्यूटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे रस कैसा होता है, श्रृंगार रस होता है। तो पहली चीज क्या यूज हुई, एक तो हमने सौंदर्य बताया कैसा है, दूसरी चीज हमने इसमें रस बता दिया कैसा है, श्रृंगार है, तथा गुण कैसा है, प्रसाद गुण है। प्रसाद यानी जिसमें आपको किसी चीज का चित्रण करते हुए कोई चीज बताई जाती है वो प्रसाद होता है। नेक्स्ट छठा देखने के योग्य है। उसके बाद पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का देखो, अलंकार भी यूज किया गया। तो जब भी काव्य सौंदर्य आए आपको उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें जो है वो पता करनी है कि इसमें क्या क्या आएंगी। तो रस ले सकते हो, अलंकार और छंद ले सकते हो, कैसा सौंदर्य है वो लिख सकते हो, क्या भाव है वो लिख सकते हो आप, ये सारी चीजें आप डालते हो। तो अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कटी किंकिनी, अभी हमने डिस्कस भी किया था, के यहाँ पे भी ह की आवृत्ति हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आगे क्या बात करते हैं, भाषा में गेयता और सहज प्रवाह है, और छंद कैसा है भाई, सवैया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हैं आपको काव्य सौंदर्य में लिखनी होती हैं। नेक्स्ट, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। भाई परंपरागत मतलब कि नॉर्मली हम वसंत ऋतु को कैसे लेते हैं और उसका बाल रूप में जो वर्णन किया गया है वो कैसे है, दोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो भाई क्या है, रीतिकालीन कवि जो हैं देव ने इस छंद में मौलिक कल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, मतलब ओरली जो है मौलिक जो है वो कल्पनाएं बताई हैं। रीतिकालीन कवियों ने प्राय वसंत ऋतु का परंपरागत वर्णन किया है, जिसमें वो वसंत ऋतु को संयोग और वियोग श्रृंगार रस के उद्दीपन में सहायक दिखाया है। भाई देखो क्या करते हैं, वसंत ऋतु को हम संयोग यानी मिलाप, जब दो चीजों का मिलाप होता है उसके लिए यूज करते हैं, और वसंत ऋतु को कभी वियोग के रूप में बताया, जैसे आप देखते होंगे कि प्रेयसी और उन दो लोगों के बीच में, नायक और नायिका के बीच में जब उनका वियोग हो जाता है उसके बारे में भी यूज करते हैं इसे, और कभी कभी इन दोनों के संयोग होने पर जब वो मिलते हैं तो किस तरह से बात करते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह से यूज होता है, चाहे संयोग हो वियोग हो, दोनों के लिए यूज करते हैं जब हम नायिका के लिए लेते हैं। इस छंद में कवि ने वसंत को क्या बताया भाई, कामदेव के शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है, और एक नया प्रयोग करके बताया है, थोड़ा अलग टाइप से बताया है और बच्चे के लिए यूज किया है उसे। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए एक शिशु को झुलाने, बहलाने, दुलारने आदि सारी जो भूमिकाएं हैं उनको सौंपा गया। भाई प्रकृति जो है वो बच्चे को, जैसे एक बच्चे को हम जैसे कैसे करते हैं, उनको दुलारते हैं, सहलाते हैं और उनको मनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, सेम वैसे ही प्रकृति को उसके साथ बताया। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन को, तो आप खुद से अगर इस चीज को समझोगे तो क्या समझोगे कि भाई कवि जो है वो क्या करते हैं, वसंत ऋतु को वैसे कैसे परंपरागत रूप में कैसे लिया जाता है, किसी संयोग या वियोग से रिलेटेड लिया जाता है, नायक और नायिका आप इसमें ऐड कर सकते हो, पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर कवि ने इसे कैसे यूज किया है, एक शिशु के रूप में वसंत ऋतु को बताया है, जिसमें प्रकृति जो है बच्चे को क्या, जैसे बच्चे को हम खिलाते पिलाते हैं, नहलाते हैं, उन्हें दुलार करते हैं, वैसे ही प्रकृति जो है वसंत ऋतु के साथ एक शिशु की तरह बिहेव करती है, ठीक है, एक शिशु की तरह आचरण कर रही है। इस तरह से करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, डालियां, पत्ते, फूल, पवन, मोर, तोते, कोयल, ये सब चीजें हमने देखे थे, कमल की कली, गुलाब, सभी बालक वसंत को क्या कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं। और इस प्रकार कवि ने क्या बताया है, परंपरागत वसंत वर्णन से हटकर एक नवीन शैली में वसंत की प्राकृतिक शोभा को प्रस्तुत किया है। क्लियर। प्रश्न नंबर 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रातः ही मतलब सुबह होते ही जगा देती है कौन, गुलाब जो है वो चुटकी देकर जगा देते हैं। तो इस पंक्ति का भाव क्या दिखाना है कि वसंत जो है वो भोर में गुलाब के पुष्प जो है उनको खिलकर ऋतु की शोभा को बढ़ाते हैं। वसंत ऋतु में क्या होता है, चारों तरफ फूलों की ही आपको दिखती है चीजें, तो जो फूल हैं वसंत ऋतु में, जब सुबह सुबह क्या होता है, वो फूल जो है वसंत ऋतु में जब आते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। वसंत रूपी शिशु को दुलार करने में गुलाब के फूल जो हैं ऐसे लगते हैं जैसे चुटकियां बजाकर, अर्थात खिलकर अपना क्या कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मतलब वो चुटकी तरह से बजाएंगे नहीं, यानी वो जब खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मान लो
सुबह जैसे हम बच्चे को जैसे उठाते हैं दुलार के साथ, वैसे ही वसंत ऋतु को गुलाब जो है वो खिल करके ऐसा दिखाते हैं जैसे भाई सुबह हो गई है, उठ जाना है। और इस तरह से गुलाब खिल करके वसंत ऋतु को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई उठ जाओ, जैसे हम चुटकी बजा के बच्चों को उठाते हैं। प्रकृति का मानवीयकरण करते हुए कवि ने यहाँ पर क्या बताया है, जो गुलाब है उसको राजमहल के एक सेवक के रूप में बताया है। जैसे कि राजमहल का एक सेवक जो है वो क्या करता है, अपने राजा को उठाने के लिए जाता है, वैसे जिसका काम सवेरा होने पर राजकुमार को उठाना है, वैसे ही वसंत ऋतु जो है उसके लिए गुलाब जो है एक क्या करता है, चुटकी का काम करता है, जैसे हम बच्चे को उठाते हैं वैसे, ठीक है, अपने आप को खिलाकर वो इस चीज को दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में दिखाया है। तो भाई चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने बहुत तरीके से दिखाया, जो हमने अंतिम देखा था। तो उसमें चांदनी रात में क्या क्या दिखाया भाई, चांदनी रात में पहले तो उसको उन्होंने एक मंदिर की तरह दिखाया, जो स्फटिक शिलाओं से बना हुआ एक भव्य मंदिर है। दूसरा, वे कल्पना करते हैं कि चांदनी के रूप में आकाश जो है वो दही का सागर उमड़ रहा है, ठीक है। तीसरा हमने देखा था, कभी उसे लगता है कि आकाश रूपी मंदिर के आंगन में दूध का झाग फैला हुआ है, ठीक है, आकाश रूपी जो मंदिर है उसके लिए। कवि ने आकाश की कल्पना एक विशाल दर्पण के रूप में की थी, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया था कि चंद्रमा के मुख का प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से 4 तरह से इन्होंने अलग अलग चीज में चंद्रमा की जो रात है उसकी सुंदरता का वर्णन किया। तो भाई पहले तो आप लिख सकते हो दूध के झाग वाला लिख सकते हो, फिर भव्य मंदिर वाला लिख सकते हो, ठीक है, और एक आप दही वाला लिख सकते हो, और एक लास्ट आप आरसी वाला दर्पण वाला जो है वो पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। ये अंतिम पद जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको अच्छे से करना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो ध्यान रखना ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अगर आपने नोट किया होगा तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको लास्ट वाले पद से ही मिल रहे हैं। तो करते बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहां पर एक नया अलंकार पढ़ोगे आप, जो कि अब तक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था। तो क्या देख रखा है, कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से राधिका की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया है। उसमें राधा के मुख को चंद्रमा से भी सुंदर और कांतिमान दिखाया है, यानी राधा जी का जो मुख है उसको बहुत ही अच्छा दिखाया। अब तक हम हमेशा क्या देखते थे, जिस किसी का भी मुख की बात करते थे तो उसके लिए हम बोलते थे भाई तुम्हारा मुख जो है वो चंद्रमा के जैसा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि चंद्रमा से भी ज्यादा जो है राधिका जी का मुख जो है वो चमक रहा है। तो यहाँ पे अब वो उपमा उपमेय उसकी ये सारी चीजें तो हो रही हैं, बट उन चीजों का क्या प्रभाव हो रहा है वो देखो। हमेशा हम क्या करते थे, उपमा अलंकार लगाते थे या फिर रूपक होता था उसके अनुसार यूज करते थे हम। लेकिन वो कब करते थे, जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन बता रहे होते थे और एक चीज को दूसरी चीज के साथ उसका भेद खत्म कर रहे होते थे, तब यूज करते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा सा कहानी चेंज हो गई है, क्योंकि अभी हम चंद्रमा को नहीं, राधिका जी के मुख जो है उसको सबसे ज्यादा बेस्ट बता रहे हैं। तो एक तरह से हम कमी बता दे रहे हैं, किसकी, चांद की। उसे राधा के मुख की परछाई जैसा बताया है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक। अब तक हमने कभी नहीं पढ़ा था व्यतिरेक अलंकार, तो इसमें कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार में उपमान को उपमेय की तुलना में हीन दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, हीन दिखाया जाता है। उपमान को उपमेय की तुलना में हीन दिखाया जाता है, मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या बताते थे, यानी जिससे आप तुलना कर रहे थे। पहले हम हमेशा क्या करते थे, चंद्रमा की तुलना, चंद्रमा से तुलना करते थे हम लोग अपने मुख की, है ना। अब तक हमने जितने भी कभी हमने उदाहरण देखे थे, लेकिन यहाँ पर आप जब कंपेयर करवा रहे हैं ना, तो जिससे कंपेयर करवा रहे हैं उसी को ही हीन दिखा रहे हैं। भाई चंद्रमा जो है तुम ही कम हो हमारी राधिका के मुख के समान, मुख के सामने। तो चंद्रमा सुंदर मुख का प्रसिद्ध उपमान है ना, ये उपमान होता है। उपमान मतलब जिससे तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं वो कौन होता है, उपमेय होता है। क्लियर, जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है, मान दे रहे हैं उसको तो वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना करते हैं वो क्या होता है, उपमेय होता है। और उसे उपमेय मुख से हीन बताया, और उसे उपमेय यानी कि राधिका का जो मुख है ना उससे क्या बता दिया है, हीन बता दिया है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे हटके अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ऐसा अलंकार आपने कभी नहीं पढ़ा है तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की जो उज्ज्वलता का वर्णन किया है
उनमें किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना करते हैं, ठीक है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना करते हैं। जैसे मान लो मेरी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, या किसी हीरोइन की बात कर लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, किसी हीरोइन की बात कर लेते हैं, तो उसकी तुलना जब हम किसी, जैसे हम बोलते हैं मृग नयनी, है ना, तो उसके नयन कैसे हैं, मृग के समान है, हिरण के समान है। तो यहाँ पर उसके आंखों की तारीफ की जा रही है, किससे, हिरण से। तो जिससे तुलना करते हैं यानी मृग क्या हो गया हमारा, उपमान, और जिससे तुलना कर रहे हो वो क्या हो जाता है, उपमेय हो जाता है। तो यहाँ पे आपको उपमान बताने की जिससे आप तुलना कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे शब्द थे। चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए निम्न उपमानों का प्रयोग किया गया। पहला था स्फटिक की शिलाएं, यानी सफेद पत्थर, जो पारदर्शी पत्थर होता है उसकी शिलाएं। दूसरा उददी दधी, कौन सा, सागर जो है, दही का सागर, उसके लिए। मोतियों की ज्योति, मोतियों को ज्योति, ये भी हमने देखा था कि मोतियों की ज्योति जो उसके बारे में है। आरसी यानी दर्पण की बात की थी। राधिका का प्रतिबिंब दिखता है, जो मुख है, चंद्रमा जो है उसमें राधिका का प्रतिबिंब जो है वो ज्यादा दिखता है, ठीक है। सुधा का मंदिर यानी अमृत का मंदिर। दूध के फेन, दूध का झाग। मलिका का मरकंद एक प्रकार का पुष्प होता है सफेद कलर का, जिसका मरकंद यानी जिसका पराग। आभा मीन्स चमक, किसकी, चांद की चमक जो है उसके बारे में, चांदनी की, है ना। तो इस तरह से सब उपमान जो है ये यूज किए गए थे। आपको जितने उस टाइम पे याद आ सकते हैं आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव के काव्यगत की विशेषता बताइए। यहाँ पर आपको कवि के काव्यगत की विशेषता बतानी है। तो पठित कविताओं के आधार पर जो हमने पढ़ी है उस कवि के अनुसार उनकी क्या क्या विशेषताएं। भाई पहली चीज तो है, कवि देव ने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए वैभव, विलास और सौंदर्य का चित्रण किया है। उनके प्रथम सवैया में श्री कृष्ण का सुसज्जित दूल्हे के रूप में चित्रण है। फिर देव कवि की रचनाओं में कल्पना की उड़ान है, चमत्कार पूर्ण कथन शैली दर्शन होती है। वसंत वर्णन, और उन्होंने जो पूर्णिमा की रात जो है उनके आकाश का जो वर्णन है वो बहुत ही अच्छा किया था। तो ये चीजें आप बता सकते हो कि उन्होंने क्या क्या किए। तो आपने कविता में जो भी चीज देखे, चाहे सवैया हो चाहे कवित्व हो, उसमें आपने जो भी कवि के बारे में फील किया वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी होती है। नेक्स्ट क्या है, देव कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। फिर उन्होंने सवैया और कवित्व छंदों का भी पूर्ण कुशलता से प्रयोग किया। देव कवि की जो भाषा है वो सरस, मधुर, नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य मतलब साउंड वाली चीजें जो हैं वो उनसे दिखती हैं, से युक्त ब्रज भाषा है। भाषा कैसी है भाई, ब्रज भाषा है। वह सहज प्रवाह और लय से पूर्ण है। कवि देव ने कौन कौन से अलंकार यूज किए हैं भाई, अनुप्रास किया है, रूपक किया है, उपमा किया है, व्यतिरेक किया है, आदि अलंकारों का प्रभावशाली और स्वाभाविक रूप से जो है वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 3। इसके बाद जितने भी हैं वो सारे चैप्टर हम करते जाएंगे लाइन टू लाइन। और चीज़ कि मैंने जब बताया था स्टार्टिंग में कि हम 30% जो कोर्स है उसको छोड़ के करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। हम फुल 100% कोर्स जो है राजस्थान बोर्ड का वो कंप्लीट करेंगे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है रिवाइज होके कि भाई इतना आएगा उतना आएगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें 100% करना है। तो जो भी चैप्टर्स मैंने अभी तक छोड़ दिए, जैसे मैंने 3rd चैप्टर छोड़ा था तो ये कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आने वाले जितने भी सारे चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर होंगे, चाहे दोनों एक बुक क्षितिज हो उसका पार्ट ये हो या फिर गद्य हो वो, या फिर चाहे कौन सा हो जो कृतिका है वो, सभी का सभी पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे हम। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना। बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम 3rd चैप्टर कब होगा, तो 3rd चैप्टर हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।